ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विनय कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। नमस्कार। सुर्खियों में आज हम चर्चा करने वाले हैं केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की समिति की कल हुई महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए जिनका दूरगामी प्रभाव देश की आर्थिक प्रगति पर पड़ेगा। विभिन्न राज्यों में विकास की परियोजनाएं तेज गति से आगे बढ़ेंगी और रेलवे परिचालन के साथ साथ सूचना प्रसारण के क्षेत्र में भी कुछ बड़े बदलाव छोटे शहरों में देखने को मिलेंगे। आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक विनय कुमार जी को। विनय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि एक और उद्योग की गति बढ़ाने के लिए 12 नए स्मार्ट शहरों की परियोजना को मंजूरी दी गई है। उसके अलावा और भी कई सारे फैसले हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम चर्चा शुरू करना चाहेंगे वह प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म का मंत्र हमें याद रखना चाहिए। क्या इसका आशय है और जो विकास की विभिन्न योजनाएं हैं उनके मद्देनजर इसे हम किस अर्थ में लें? जहां तक इस सरकार का सवाल है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में कार्यभार संभाला था जी, तभी ये काफी स्पष्ट कर दिया था कि ये सरकार थोड़ा तेज गति से काम करने वाली सरकार होगी और यहाँ के फैसले जो है लटकाए नहीं जाएंगे। और जिस तरह से पिछले जो 10 सालों में हमने देखा जो प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली रही है वो काफी माइक्रो मैनेजमेंट में चले जाते हैं ये देखने के लिए कि जितनी गारंटीज दी गई थी और जितनी भी परियोजनाएं सरकार लाना चाहती है उसमें किस गति से काम हो रहा है और इसकी वो मॉनिटरिंग स्वयं करते हैं और पीएमओ में भी जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंप रखी है। और जैसे कल के कैबिनेट फैसलों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक और अहम बैठक की थी जिसमें पूरी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रगति जो उनका नेटवर्क है जिससे पूरे राज्यों सारे राज्यों से उनका कनेक्शन रहता है और समय समय पर समीक्षा करते हैं परियोजनाओं की, क्योंकि मॉनिटरिंग हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू से ये कह रखा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बिना परफॉर्मेंस के आ नहीं सकता। तो जिस तरह से हम तेज गति के साथ और इस सरकार का जो आप देखें स्ट्रेस रहा है, जो एक जोर रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत रहा है कि चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे आप रोड नेटवर्क ले लीजिए, चाहे आप रेलवे नेटवर्क ले लीजिए। तो पिछले जो 8-10 सालों में जो काम हुआ है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तो सबको दिखाई पड़ता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी फिलॉसफी को, इसी अपने सरकार के जो सोच है और जो उनका दर्शन है सरकार का इन परियोजनाओं के पीछे, उसी को आगे बढ़ाया जो कल के अहम कैबिनेट के जो फैसले किए, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसले लिए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक तो खुद बैठक की और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से जो आर्थिक मामलों के ऊपर फैसले लेती है उसके भी कई सारे फैसले थे जो कि कैबिनेट ने जिनके ऊपर अपनी अप्रूवल लगाई, जिनको अपनी मंजूरी दी। तो ये दूरगामी परिणाम जैसे आपने कहा है तो वो बिल्कुल ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो एक जोर रहता है वो इस पे जरूर रहता है कि अगर हमको तेज गति से काम करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि वो कहते हैं समय नहीं है। अगर हमको 2047 में विकसित भारत का रूप और स्वरूप देखना है तो हमको और तेज गति से काम करना पड़ेगा। और ये आप देखें कि रेलवे के नेटवर्क्स हों, चाहे मेट्रो के नेटवर्क्स हों, चाहे टेलीकम्युनिकेशन का हो, चाहे आप अंतरिक्ष में ले लीजिए, विभिन्न क्षेत्रों में इस सरकार का जोर रहा है कि जो समय सीमा में जो निर्धारित हुआ है उसको मॉनिटर करके उसके ऊपर किस तरह से काम हो रहा है। तो ये जोर प्रधानमंत्री स्वयं व्यक्तिगत तौर पर इसमें रुचि लेते हैं और इनकी मीटिंग्स भी मॉनिटरिंग मीटिंग करते रहते हैं चीफ सेक्रेटरीज के साथ, जैसी प्रगति नेटवर्क में कल भी हुई थी। श्रोताओं, हम आपको यह बताना चाहेंगे कि मोदी सरकार की इस पारी में 85 दिनों में 73 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिसकी जानकारी कैबिनेट की बैठक में दी गई। यहाँ पर हम विनय जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि जो 12 औद्योगिक शहरों को औद्योगिक परिदृश्य बदलने के लिए लाया जा रहा है यह किस रूप का होगा, ये जो नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर होंगे वह कैसे होंगे और इन पर जो लागत है 28,602 करोड़ रुपए की, उससे किस तरह से चौतरफा बदलाव इन क्षेत्रों में भी होगा और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल सकेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। क्या देख रहे हैं आप, किस रूप में आकलन कर रहे हैं?
जैसे आपने कहा कि ग्रीन फील्ड होंगे, तो ग्रीन फील्ड मतलब बिल्कुल नए तरीके से ये इंडस्ट्रियल जो स्मार्ट सिटीज हैं इनको बनाया जाएगा और काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है इसमें। समझता हूँ निवेश जो 28,602 करोड़ का, और जो बजट भी पेश किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया था कि ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज जो है वो हमारी सरकार बनाएगी। उसी को आगे ले जाते हुए जिस तरह से पहले स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना थी, उसी की तर्ज पर ये 10 राज्यों में जो 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जो विकसित किए जाएंगे, तो ये सटे होंगे जो 6 प्रमुख इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं हमारे देश में, उनसे लगाकर इसको बनाया जाएगा। तो इनमें से जैसा कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल ने, कि जो 12 में से कुछ स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बंदरगाहों के करीब है, जिनसे वहां के एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल जाएगा। वहीं और भी कई ऐसे शहर हैं जैसे आगरा और प्रयागराज हो गई उत्तर प्रदेश में, खुरपिया हो गया उत्तराखंड में। इन जैसी जगहों से देश में जो अंदर की जरूरतें हैं उनमें जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो उसको रफ्तार मिलेगी। तो ये जो औद्योगिक इकाइयों की ओर से जो इन्वेस्टमेंट का अगर हम देखें कंजर्वेटिव अगर इसमें अनुमान लगाएं, तो असल निवेश करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। और रोजगार के कुल मौके जैसे 30 लाख आपने बताया कि रोजगार के 10 लाख तो डायरेक्ट अवसर मिलेंगे और 30 लाख इसमें अप्रत्यक्ष अवसर, तो ये करीब 40 लाख होगा। और 2027 तक का इसमें रखा है कि कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आगे जाके जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे उन्हीं पर ये स्मार्ट सिटी भी बनाई जाएगी। और ये हर प्रोजेक्ट को राज्य और केंद्र के संयुक्त निवेश से तैयार किया जाएगा। ये नहीं कि जमीन जो होगी वो राज्य सरकारें देंगी और बहुत ही इसके ऊपर जितना निवेश होगा वो केंद्र सरकार उसके ऊपर आधा योगदान पैसे के जरिए करेगा जी। और जो भी जरूरत होगी केंद्र उसे आसान शर्तों वाले कर्ज के रूप में देगा। तो जैसे खुरपिया पर 1,002 करोड़, राजपुरा पटियाला पे 1,099 करोड़, आगरा पे 1,058 करोड़ और प्रयागराज पे 352 करोड़, गया में 1,670 एकड़ में जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की विकास की योजना है, ये सब आप देखें तो एक बड़े योजना के तहत है कि जहां से मैन्युफैक्चरिंग भी हो और उसका आवागमन भी सुचारू रूप से चल सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ विनय जी कई बार होता है कि बहुत सारे नए श्रोता जुड़ जाते हैं जिन्हें तकनीकी शब्दावली भी थोड़ी सी यदि हम बहुत संक्षेप में बता दें तो ये ग्रीनफील्ड से क्या आशय होता है और ग्रीनफील्ड का क्या यानी हमारे श्रोता समझें। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि बिल्कुल नए सिरे से इसको विकसित किया जाना। जैसे हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी कहते हैं, तो ऐसी जगह में या तो ऐसा हो कि पहले से कोई हवाई अड्डा हो, उसको थोड़ा सा और ज्यादा विकसित कर दिया जाए, एक्सपेंशन कर दिया जाए, उसको फैलाव कर दिया जाए उसका जी। वैसा नहीं है। और अगर आप ग्रीनफील्ड टर्म यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल नए सिरे से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेंगे। चाहे वो कहीं भी आप यूज करिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो सकते हैं, ग्रीनफील्ड पोर्ट हो सकते हैं, जड़ से जिसको विकसित किया जाए उसे ग्रीनफील्ड के रूप में हम देखते हैं। तो इसमें जाहिर तौर पर निवेश तो बहुत ज्यादा होगा, मगर इसके अपने दूरगामी फायदे भी जिस तरह से कहेगी 2027 तक पूरा करने का जो लक्ष्य रखा है सरकार ने। पीयूष गोयल ने जैसे कल कहा कि 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य, और बाहर के देशों में ये कॉन्सेप्ट है एक की वॉक टू वर्क, कि अगर आप जिस शहर में रहते हैं तो आपको वहीं पर आसानी से बहुत ही कम डिस्टेंस पर, बहुत ही कम दूरी पर आपके निवास से पास में ही आपके काम करने की जगह हो। तो ये वॉक टू वर्क वाला कॉन्सेप्ट भी भारत में इन औद्योगिक इकाइयों में लागू किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ इससे कि बहुत ज्यादा लाभ रहेगा, इसलिए क्योंकि आपको अपना समय बचेगा, आपका ईंधन बचेगा, आपके आने जाने में आपको आसानी रहेगी, अपने कार्य क्षेत्र पर आप आराम से जा सकते हैं 2-1 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर के अंतर पर। और पर्यावरण संबंधी मंजूरी पहले ली जा चुकी है इन सबके लिए, तो इससे औद्योगिक इकाइयों को और भी ज्यादा आसानी होगी मैं समझता हूँ डेवलप करने में। यानी श्रोताओं कुल मिलाकर ये कि अभी का जो परिदृश्य है वो बदलने वाला है। इन 12 स्मार्ट ग्रीन परियोजनाओं के माध्यम से वो हम आने वाले समय देखेंगे और बहुत जल्दी देखेंगे। रेलवे के क्षेत्र में जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने नई 2 रेल लाइनों और एक मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है, इसके बारे में हम जानकारी विनय जी आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि किस क्षेत्र में हो रहा है और क्या लाभ मिल सकेगा इन योजनाओं के माध्यम से। जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं, तो इसमें कुल खर्चा होगा 6,456 करोड़ रुपए और 3 रेलवे प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है, जिनमें से एक नई लाइन होगी और एक
मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट होगा और जो उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को कवर करने वाले इन प्रोजेक्ट से देश का रेलवे नेटवर्क करीब 300 किलोमीटर और बढ़ जाएगा। अब इसमें देखने वाली चीज है कि ये प्रोजेक्ट हैं, ये 7 जिले जो हैं इन 4 राज्यों में, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, वहां पर उनका एग्जिस्टिंग अभी का जो रेलवे नेटवर्क है उसको मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण जो रेलवे लाइन है जो इस प्रोजेक्ट में है वो है 121 किलोमीटर लंबी जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल। अब आप देखें पुरुलिया और आसनसोल दोनों पश्चिम बंगाल में और जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। ये लाइन होगी चंदिल, अनारा, दामोदर लाइन होगी और एक तीसरी लाइन है जो झारखंड में है और पश्चिम बंगाल के बीच में, वो 37 किलोमीटर लंबी होगी। सारडेगा उड़ीसा से लेकर भालूमुड़ा छत्तीसगढ़ तक, ये डबल लाइन होगी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में। और 138 किलोमीटर की लाइन होगी, ये बारगढ़ और नौपारा रोड नई लाइन होगी, ये उड़ीसा में। तो ये जो जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल का जो कॉरिडोर है, ये कल रेलवे मंत्री जो अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसके बारे में जोर देकर कहा था कि ये कनेक्ट करेगी दिल्ली हावड़ा और मुंबई हावड़ा के कॉरिडोर्स को। जो सामान की ढुलाई है और आवागमन, इससे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे कि यह जो परियोजना है वह कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में क्या करेगी और तेल का आयात भी कम होगा ऐसा कहा गया है, तो किस रूप में ये होगा? बहुत संक्षेप में 1-2 पंक्तियों में। बिल्कुल इस तरह, क्योंकि जब ये कार्गो का जो माल ढुलाई होगी, इसमें जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के जरिए बिजली के जो विद्युत परिवहन इसमें इंजन यूज किए जाएंगे, तो इसमें 72 करोड़ किलोग्राम जो कार्बन का उत्सर्जन है वो बचेगा। और ये बराबर है कि 3 करोड़ अगर पेड़ लगा दें आप, उसके बराबर का लाभ को हम देखेंगे। तो इसमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी करीब 2170 करोड़, जैसे रेल मंत्री ने कहा। तो ये कार्बन उत्सर्जन का, ये क्लाइमेट के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रीन मैं समझता हूँ प्रोजेक्ट रहेगा रेलवे का। यहाँ पर हम आपका ध्यान श्रोताओं ले चलना चाहेंगे। आप रेडियो के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और रेडियो के क्षेत्र में एक नई पहल होने जा रही है। 234 देश के नए शहरों में, विशेष रूप से छोटे शहरों में 703 नए निजी एफएम चैनल शुरू होने वाले हैं। इसके लिए ई नीलामी का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया है। थोड़ा और जानकारी दें और संक्षेप में बताएं कि किस रूप में रेडियो की पहुंच, अच्छी गुणवत्ता वाले कह लें कि जो तकनीकी सेवा है उसकी पहुंच, एफएम रेडियो की पहुंच छोटे और मझोले श्रेणी के जो शहर हैं वहां हो सकेंगे और क्या परिवर्तन आ सकेगा? ये 730 चैनल हैं जो प्राइवेट एफएम रेडियो के जो फेज 3 की पॉलिसी है उसको अप्रूव किया है कैबिनेट ने कल। उसका ई ऑक्शन होगा। इसकी जो कीमत रखी गई है वो करीब 784 करोड़ रुपए। तो और ये जो निर्णय है वो पहले से, जैसे जुलाई के पिछले साल जो अनुराग ठाकुर उस समय मंत्री थे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो उन्होंने तब कहा था कि 808 एफएम रेडियो स्टेशन जो हैं वो उनका ई ऑक्शन किया जाएगा 284 शहरों में। पिछले साल ये जिक्र किया था कि भारत में इस समय 388 एफएम रेडियो स्टेशन है 113 शहरों में, 26 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में। मंत्रालय के अनुसार इसमें उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 234 में से 32 यूपी को मिलेंगे। काफी सारे ऐसे रेडियो स्टेशन होंगे कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर होगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की जो एक स्कीम सरकार ने तैयार कर रखी है कि जिसमें कि जिले के स्तर पर बहुत तेज गति से विकास के कार्य किए जाते हैं, उनमें भी ये प्राइवेट एफएम रेडियो होंगे और काफी सारा कंटेंट इसमें लोकल लैंग्वेजेस में भी होगा, स्थानीय भाषाओं में। तो मैं समझता हूँ कि इसमें लोकल कंटेंट अगर होगा तो इससे थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इसमें ज्यादा बढ़ेगी, लोगों को रोजगार के अवसर और मिलेंगे। और जो सरकार की पहुंच है इन ऐसे एरियाज में, ऐसे ऐसे जिलों में और ऐसे क्षेत्रों में जो दूरगामी क्षेत्र हैं, नक्सल वायलेंस से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर भी दूर दराज के क्षेत्रों में सरकार की जो पहुंच है उसको मैं समझता हूँ कि काफी ज्यादा इसमें बढ़ावा मिलेगा। श्रोताओं, एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा कि ये मातृभाषा में कहने की कार्यक्रम हमें हर क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में इन नए रेडियो चैनल के माध्यम से हम कृषि के क्षेत्र में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे जो इंफ्रा फंड है उसके लिए क्या नए प्रावधान किए गए हैं और उससे किसानों को क्या लाभ हो सकेगा। हम अगर कल के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों को देखें तो इसमें जहां रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई, वहीं एग्री इंफ्रा स्कीम का दायरा बढ़ाया गया। उत्तर पूर्व पर फोकस किया गया कि उत्तर पूर्व के राज्यों में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको तैयार करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4136 करोड़ रुपए की इक्विटी सपोर्ट को मंजूरी दी, जिससे कि आने वाले 8 वर्षों में करीब 15,000 मेगावाट उत्पादन की क्षमता तैयार करने में मदद मिलेगी। और जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है वो तो सबसे बड़ा फैसला था ही, और साथ में
में प्राइवेट FM रेडियो पर जो फैसला आया वो भी काफी अहम है, जिससे सरकार की जो पहुंच है, जो आउटरीच है, वो दूर दराज के क्षेत्रों में बढ़ेगी। विनय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक विनय कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।